सुखाना, ये शब्द सुनने में कितना आम सा लगता है ना? हाँ, वो रोजमर्रा की जिंदगी में कपड़े सुखाना या कुछ खाने की चीजें। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब हम औद्योगिक स्तर पर जाते हैं, खासकर दवाइयों या केमिकल्स की दुनिया में, तो यही सुखाना एक बहुत ही तकनीकी और जरूरी प्रक्रिया बन जाती है। सही बात है। आज हमारे पास कुछ तकनीकी स्रोत हैं, नोट्स हैं, जो इसी सुखाने की अलग-अलग विधियों और उनमें इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर रोशनी डालते हैं। जी। तो आज की चर्चा का मकसद यही है, इन्हीं स्रोतों के जरिए समझना कि भाई ये अलग-अलग तरह की चीजें सुखाने के लिए कौन सी तकनीक सही है, कौन सी मशीन काम आती है और क्यों। हाँ, मतलब हर चीज के लिए एक ही तरीका तो नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी हटा देना भर नहीं है, बल्कि सही तरीके से हटाना है, बिना चीज को खराब किए। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। जी। सुखाने का जो मूल सिद्धांत है वो तो वही है, किसी चीज से पानी या कोई और तरल निकालना है, गर्मी का इस्तेमाल करके उसे भाप बनाना है। हाँ, वाष्पीकरण। हाँ, वाष्पीकरण। लेकिन ये होता कैसे है? यहीं पर अलग अलग तरह के उपकरण मतलब ड्रायर्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रे ड्रायर। अच्छा। नाम से कुछ अंदाजा लगता है, ट्रे होंगी शायद। हाँ, बिल्कुल। ये एक स्टैटिक बेड ड्रायर कहलाता है। स्टैटिक मतलब स्थिर। स्थिर, अच्छा। हाँ, यानी जिस चीज को सुखाना है उसे ट्रे पर फैलाकर एक कैबिनेट या चैम्बर में रख देते हैं। ठीक है। और फिर गर्म हवा या तो उसके ऊपर से बहती है या ट्रे के बीच से गुजरती है। समझ गया। तो ये किन चीजों के लिए ज्यादा सही रहता है? नोट्स में लिखा है चिपचिपी सामग्री, प्लास्टिक जैसे पदार्थ, दानेदार पाउडर या क्रिस्टल, अवशेप, पेस्ट, काफी तरह की चीजें हैं। कच्ची दवाएं, रसायन, टैबलेट के दाने। जी हाँ। पर सवाल ये है कि इसे स्थिर रखने का क्या मतलब है? इसका कुछ खास फायदा या नुकसान? ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्थिर रखने का एक फायदा तो ये है कि सामग्री को कोई मैकेनिकल शॉक नहीं लगता, टूट फूट नहीं होती। अच्छा। अगर आपके पास बहुत नाजुक क्रिस्टल है या कोई ऐसी चीज है जिसकी बनावट आप बिल्कुल नहीं बदलना चाहते, तो ट्रे ड्रायर अच्छा है। गर्म हवा भी कंट्रोल में रहती है। लेकिन हाँ, इसका दूसरा पहलू है रफ्तार। क्योंकि सामग्री हिली नहीं रही, तो सिर्फ वही हिस्सा जल्दी सूखता है जो सीधे हवा के संपर्क में है। हाँ, मतलब ऊपर की सतह। बिल्कुल। अंदर तक गर्मी और हवा पहुंचने में वक्त लगता है। तो ये सबसे तेज तरीका नहीं है, खासकर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सुखाना हो। अच्छा, तो मतलब जहाँ स्थिरता जरूरी है और थोड़ी धीमी गति चल सकती है, वहाँ ट्रे ड्रायर काम का है। स्थिरता पहले, गति बाद में। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें रफ्तार चाहिए हो और सामग्री भी ऐसी हो जिसे हिलाने डुलाने से दिक्कत ना हो, खासकर अगर वो तरल हो या ली जैसी हो। बिल्कुल, उस स्थिति में फिर हम मूविंग बेड ड्रायर की तरफ देखते हैं। और इसका एक बहुत आम उदाहरण है ड्रम ड्रायर। ड्रम ड्रायर मतलब कोई घूमने वाला गरम ड्रम? हाँ, बिल्कुल सही समझे। सोचिए, एक बड़ा सा खोखला मेटल का ड्रम है। वो अंदर से गर्म किया जा रहा है, मान लीजिए भाप से, और वो धीरे धीरे घूम रहा है। ठीक है। अब जिस तरल या स्लरी को सुखाना है, उसकी एक बहुत पतली सी परत इस घूमते हुए गर्म ड्रम की बाहरी सतह पर लगा दी जाती है। अच्छा, एक फिल्म जैसी। हाँ, एक पतली फिल्म। अब जैसे जैसे ड्रम घूमता है, गर्मी से पानी तेजी से भाप बन जाता है। और ड्रम के दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते सूखी हुई सामग्री की एक पपड़ी सी बन जाती है। उसे फिर एक चाकू या ब्लेड जैसी चीज से खुरचकर जमा कर लिया जाता है। समझ गया, समझ गया। तो ये तरल या गाढ़े घोल, स्लरी, सस्पेंशन, इन सब के लिए बढ़िया है। जी हाँ। नोट्स में उदाहरण भी हैं: दूध, स्टार्च, कुछ फेरस सॉल्ट्स, जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, केओलिन, यीस्ट, पिगमेंट, अरे हाँ, कीटनाशक भी। रेंज तो काफी बड़ी है इसकी। हाँ, और यहाँ मूविंग बेड यानी घूमने वाले ड्रम का फायदा यही है कि गर्मी का ट्रांसफर बहुत कुशल होता है। तेजी से होता होगा। बहुत तेजी से। पतली परत है, सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, और वो लगातार गर्म धातु के संपर्क में है। पानी फटाफट उड़ जाता है। ये ट्रे ड्रायर के मुकाबले काफी तेज है, खासकर उन चीजों के लिए जिन्हें पतली फिल्म में फैला सकें। तो इसका फंडा हुआ, तरल को तेजी से सुखाना है तो गर्म सतह पर फैलाओ और घुमाओ। बिल्कुल। ठीक है। तो ट्रे ड्रायर स्थिर था, ड्रम ड्रायर गतिशील। अब एक और है स्प्रे ड्रायर। ये नाम थोड़ा अलग है। स्प्रे, फुहार जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। इसे न्यूमैटिक ड्रायर का प्रकार बताया गया है, और नोट्स कहते हैं कि ये तब बहुत काम का है जब उत्पाद गर्मी से खराब होने वाला हो, मतलब थर्मोलेबल। हाँ, थर्मोलेबल। या फिर हवा से नमी सोखने वाला हो, हाइग्रोस्कोपिक। जी। उदाहरण भी बड़े नाजुक हैं। हार्मोन, टीके, विटामिन, दूध पाउडर, इंस्टेंट कॉफी, यहाँ तक कि पेनिसिलिन। पर यह काम कैसे करता है कि इतनी नाजुक चीजें भी सुरक्षित सूख जाएं? गर्मी तो इसमें भी लगती होगी।
बिल्कुल लगती है, लेकिन तरीका बहुत खास है। यही स्प्रे ड्रायर की खूबी है। इसमें क्या होता है कि पहले तरल या स्लरी को बहुत ही महीन बूंदों में तोड़ा जाता है। एटोमाइजेशन कहते हैं इसे। हाँ, एटोमाइजेशन। जैसे स्प्रे बॉटल से फुहार निकलती है ना, उससे भी कई ज्यादा महीन बूंदें, लाखों करोड़ों छोटी छोटी बूंदें। अच्छा, फिर इन नन्ही बूंदों को गर्म हवा के एक बड़े से चैम्बर में स्प्रे किया जाता है। गर्म हवा में। हाँ, अब सोचिए, बूंदें इतनी छोटी हैं कि उनका कुल सतह क्षेत्र, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही ये गर्म हवा के संपर्क में आती हैं, उनमें जो पानी है वो लगभग तुरंत, मतलब मिली सेकेंड्स में भाप बन जाता है। मिली सेकेंड्स में? अरे वाह। हाँ, और क्योंकि पानी इतनी तेजी से भाप बनता है, वो एक तरह से बूंद को ठंडा रखता है। इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। जैसे पसीना आने पर ठंडक लगती है। बिल्कुल वही सिद्धांत। नतीजा ये होता है कि तरल तो सूखकर पाउडर बन जाता है, लेकिन जो मुख्य उत्पाद है वो खुद कभी बहुत ज्यादा गर्म हो ही नहीं पाता। कमाल है। इसीलिए ये गर्मी के प्रति संवेदनशील चीजों के लिए इतना बढ़िया है। और हाइग्रोस्कोपिक पाउडर भी बनते ही तुरंत पैक हो जाते हैं, नमी सोखने का मौका ही नहीं मिलता। तो स्प्रे ड्रायर का मंत्र हुआ, बूंदों में तोड़ो, पल भर में सुखाओ, नाजुक चीजों को बचाओ। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब एक और दिलचस्प नाम वाला ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, FBD भी कहते हैं शायद। जी हाँ, FBD। फ्लूइडाइज्ड बेड मतलब तरल बिस्तर। ये क्या चीज हुई? नोट्स कहते हैं कि इसका मुख्य इस्तेमाल फार्मा इंडस्ट्री में टैबलेट बनाने वाले दानों, ग्रैन्यूल्स को सुखाने में होता है। सही। इसमें होता क्या है? नोट्स कह रहे हैं कि दानों के ढेर के नीचे से गर्म हवा इतने जोर से मारी जाती है कि दाने हवा में तैरने या उछलने लगते हैं, जैसे उबलता हुआ पानी या हवा में नाचते पॉपकॉर्न। हाँ, हवा में नाचते पॉपकॉर्न, ये अच्छा विजुअल है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हवा का बहाव इतना सटीक रखा जाता है कि वो दानों को बस उड़ा नहीं देता, बल्कि उन्हें एक फ्लूइडाइज्ड अवस्था में ले आता है। फ्लूइडाइज्ड? हाँ, मतलब वो ठोस कण एक तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ऊपर नीचे उछलते घूमते रहते हैं। अच्छा, और इस नाचने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि हर एक दाना हर तरफ से पूरी तरह गर्म हवा के संपर्क में आता है। कोई भी हिस्सा छुपा नहीं रहता, जैसा ट्रे ड्रायर में हो सकता है। तो इससे क्या होता है? इससे गर्मी और द्रव्यमान का स्थानांतरण, मतलब हीट और मास ट्रांसफर, अविश्वसनीय रूप से कुशल हो जाता है। बहुत एफिशिएंट। अच्छा जी। हर दाने की पूरी सतह सुखाने के काम में लग जाती है। इसीलिए FBD बहुत तेज है। नोट्स में लिखा है ना कि ये ट्रे ड्रायर से 15 गुना तक तेज हो सकता है। हाँ, लिखा है 15 गुना। वो इसी वजह से है। और इसकी एक और खास बात है, ये बड़ा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल कैसे? इसी एक मशीन में आप दानों को मिक्स भी कर सकते हैं, गीले पाउडर से दाने बना भी सकते हैं, जिसे ग्रैन्युलेशन कहते हैं। अच्छा, ग्रैन्युलेशन भी। हाँ, और फिर उन्हें सुखा भी सकते हैं। मतलब मिक्सिंग, ग्रैन्युलेशन, ड्राइंग, तीनों काम एक ही इक्विपमेंट में हो जाते हैं। ये फार्मा इंडस्ट्री में वक्त और जगह दोनों बचाता है। वाह, ये तो कमाल है। तो FBD का मंत्र हुआ, दानों को हवा में नचाओ, गर्मी हर कोने तक पहुंचाओ और तेजी से सुखाओ, साथ में मिक्सिंग, ग्रैन्युलेशन भी निपटाओ। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये तो सचमुच मल्टी टैलेंटेड है। लेकिन अगर हमारे पास दाने नहीं हैं, या सामग्री गर्मी के लिए और भी ज्यादा संवेदनशील है, या फिर बहुत धूल उड़ाने वाली है, ट्रे ड्रायर धीमा है, FBD शायद ठीक ना हो, तब क्या? हाँ, ऐसी खास स्थितियों के लिए हमारे पास है वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर, नाम से ही जाहिर है इसमें वैक्यूम का रोल होगा। बिल्कुल। नोट्स कहते हैं कि ये उन चीजों के लिए है जो गर्मी से अपघटित हो सकती हैं, डिकम्पोज हो सकती हैं, और धूल भरी या हाइग्रोस्कोपिक सामग्री के लिए भी अच्छा है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सुखाने का उदाहरण भी दिया है। पर वैक्यूम कैसे मदद करता है? देखिए, वैक्यूम का जादू पानी के क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट को कम करने में है। क्वथनांक को कम करने में? हाँ, हम सब जानते हैं कि सामान्य हवा के दबाव पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम हवा निकालकर दबाव बहुत कम कर दें, मतलब वैक्यूम बना दें, तो पानी बहुत कम तापमान पर ही उबलने लगता है, या यूं कहें कि तेजी से भाप बनने लगता है। अच्छा, कितना कम? काफी कम। हो सकता है 30 या 40 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बनने लगे, बिना ज्यादा गर्म किए ही। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सामग्री को बिना ज्यादा तापमान दिए ही उसमें से पानी या सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। ये उन एंजाइम, प्रोटीन या बहुत ही नाजुक फार्मा चीजों के लिए बहुत जरूरी है जो शायद 50 डिग्री से ऊपर जाती खराब हो जाएं। सही बात है। और क्योंकि ये एक बंद वैक्यूम सिस्टम होता है, तो धूल बाहर नहीं उड़ती और बाहर की नमी अंदर नहीं आती।
हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए भी ये अच्छा है। तो वैक्यूम ड्रायर का मंत्र, दबाव घटाओ, क्वथनांक घटाओ, कम ताप पर सुखाओ। एकदम सही। विज्ञान का कितना बढ़िया इस्तेमाल है, कम तापमान पर इतनी असरदार सुखाने की प्रक्रिया। और अब हम आते हैं शायद सबसे एडवांस्ड और सबसे नाजुक प्रक्रिया पर, फ्रीज ड्रायर या लायोफिलाइजेशन। हाँ, लायोफिलाइजेशन। ये शब्द ही भारी भरकम लगता है। इसका सिद्धांत तो और भी अनोखा है, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। जी, सब्लिमेशन। यानी जमी हुई बर्फ को सीधे भाप में बदलना, बिना पिघले, बिना तरल बने। बिल्कुल, तरल अवस्था आती ही नहीं बीच में। और प्रक्रिया भी कई चरणों में होती है। पहले तैयारी, फिर चीज को जमा देना, प्री फ्रीजिंग, और फिर वैक्यूम में उस बर्फ को भाप बनाना। हाँ, ये मुख्य चरण है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? लिस्ट देखकर तो लगता है बहुत ही खास चीजों के लिए है। रक्त प्लाज्मा और इसके उत्पाद, बैक्टीरियल और वायरल टीके, मानव ऊतक, एंटीबायोटिक्स, पौधे के अर्क, स्टेरॉयड, विटामिन, एंजाइम, मतलब सबसे ज्यादा नाजुक चीजें। ऐसा क्या खास है इसमें? लायोफिलाइजेशन को आप सुखाने की कला का शिखर मान सकते हैं। सोचिए, आपने पहले क्या किया? सामग्री में जो पानी था उसे जमा कर बर्फ बना दिया। हाँ, फ्रीज कर दिया। इससे हुआ ये कि उत्पाद की जो अंदरूनी बनावट है, खासकर जो नाजुक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, उनकी 3D शेप वो एक तरह से लॉक हो गई, जम गई। अच्छा, स्थिर हो गई। हाँ, अब आप वैक्यूम लगाते हैं और बहुत थोड़ी सी गर्मी देते हैं, इतनी कि बर्फ पिघले नहीं बल्कि सीधे गैस बन जाए, जलवाष्प, सब्लिमेशन हो जाए। तरल अवस्था आई ही नहीं। और ये तरल अवस्था ना आने से क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन जटिल संरचनाओं को, जैसे प्रोटीन की फोल्डिंग या कोशिका की बनावट, उनको नुकसान पहुंचने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तरल अवस्था में ये संरचनाएं बिगड़ सकती हैं। अच्छा। सब्लिमेशन से उत्पाद का अपघटन, मतलब खराब होना, न्यूनतम होता है। प्रोटीन अपनी सही शक्ल में रहते हैं, कोशिकाएं काफी हद तक बरकरार रहती हैं। और एक और दिलचस्प बात है, क्या? फ्रीज ड्राइंग से जो उत्पाद बनता है वो अक्सर अनाकार होता है, अमॉर्फस। उसमें क्रिस्टल नहीं होते, वो एक तरह के पाउडर या केक जैसा होता है। अनाकार? हाँ, और ये अनाकार रूप अक्सर पानी या किसी और सॉल्वेंट में बहुत तेजी से और पूरी तरह घुल जाता है। अच्छा। ये तो बहुत काम की बात है, खासकर टीकों या दवाओं के लिए जिन्हें इस्तेमाल से पहले घोलना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सबसे सौम्य, सबसे जेंटल तरीका है। लेकिन हाँ, ये प्रक्रिया धीमी भी है और महंगी भी। समझ गया। तो फ्रीज ड्रायर का मंत्र हुआ, पहले जमाओ, फिर बिना पिघलाए उड़ाओ, नाजुक संरचना को बचाओ। अद्भुत। बिल्कुल। तो ये थी सुखाने की कुछ प्रमुख तकनीकों की एक यात्रा, कह सकते हैं। साधारण ट्रे ड्रायर से लेकर इस जटिल फ्रीज ड्रायर तक, हर किसी की अपनी जगह, अपनी खासियत। हाँ, बिल्कुल। और इन सबको समझने के बाद जो एक मुख्य बात सामने आती है वो ये कि सुखाने का कोई एक सबसे अच्छा तरीका नहीं है। चुनाव पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप सुखा क्या रहे हैं, उस सामग्री की प्रकृति क्या है, क्या वो गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, उसका रूप क्या है, ठोस, पाउडर, तरल, पेस्ट, और आपको आखिर में चाहिए क्या? केक चाहिए, पाउडर चाहिए, दाने चाहिए? सही बात है। हर विधि इन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर चुनी जाती है। ये सिर्फ पानी निकालना नहीं है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी स्थिरता और उसकी उपयोगिता को बनाए रखते हुए पानी निकालना है। एकदम सही कहा। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का मामला नहीं, ये विज्ञान और थोड़ी कला का मिश्रण भी है। सही उपकरण, सही पैरामीटर्स चुनना, ताकि उत्पाद वैसा ही मिले जैसा हमें चाहिए, बिना किसी नुकसान के। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये तकनीकें सिर्फ मौजूदा उत्पादों को बेहतर बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये नए आविष्कारों को भी संभव बना रही हैं। अच्छा, किस तरह से? सोचिए, स्प्रे ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन जैसी तकनीकें दवा वितरण के नए तरीके कैसे विकसित कर सकती हैं। ऐसी दवाएं बनाना जो शरीर में बेहतर तरीके से घुलें या लंबे समय तक असर करें। हाँ, ये तो है। या खाद्य संरक्षण में, जहां पोषक तत्वों को बचाते हुए खाने की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। या मान लीजिए दूर दराज के इलाकों में शोध के लिए जैविक नमूने ले जाने हैं बिना कोल्ड चेन के, तो लायोफिलाइजेशन कैसे मदद कर सकता है? बिल्कुल। ये तकनीकें पदार्थ विज्ञान, थर्मोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग के संगम से निकली हैं और लगातार बेहतर हो रही हैं। इनके अनुप्रयोग शायद हमारी आज की सोच से भी आगे जाएं। ये वाकई एक बहुत दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए कि कैसे ये मूलभूत प्रक्रिया है जो सुनने में शायद सीधी लगती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भविष्य के नवाचारों की नींव रख रही हैं। जी हाँ।